55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहरहाल उन्हें मुबारकबाद देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे दूसरे कलमकार की हैसियत से यहाँ पर हमारे अदारे के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी तकलीफ पेश करें। नाजरीन से गुजारिश है कि वो ज़रूर इस तकलीफ को भी देखें। मेरी कहानी का उन्वान है हसद। अमजद सुबह से ही अपना बस्ता और अपना साजो सामान लेकर बैठ गया था। वो ड्राइंग रूम के एक कोने में बैठा था और उसका बस्ता एक तरफ खुला और उसका सारा सामान उसके इर्द गिर्द बिखरा पड़ा था। वो अपने काम में ऐसा मगन था कि उसे कुछ भी होश नहीं था कि वहाँ कौन कब आया और गया और किसने उसकी तरफ देखा और किसने नहीं देखा। उसे कुछ मालूम नहीं था और ना उसे इसकी कोई फिक्र थी। उसके अब्बू जब घर से रवाना होने लगे तो उन्होंने एक लम्हा ठहर कर उसे देखा ज़रूर था और फिर मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए थे। ना अमजद ने उनकी तरफ देखा था और ना ही किसी चीज़ की फरमाइश की थी और ना ही उनसे पूछा था कि वो कब तक वापस लौट आएंगे। उसके अब्बू को सिर्फ हैरत ही नहीं हुई थी बल्कि जैसे उन्हें एक तरह की कमी का एहसास हुआ था, वरना रोज़ाना का मामूल था कि जब वो निकलने लगते अमजद उन्हें ड्राइंग रूम में मिलता और हर रोज़ उनसे पूछता कब आओगे, मेरी फ़लाँ चीज़ लेते आना और फ़लाँ चीज़ नहीं है वो दिला दें। लेकिन आज अमजद इतना मगन था कि उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा तक नहीं था। इसीलिए इस अनहोनी पर वो मुस्कुराए थे। उसकी अम्मी ने उसे कई बार टोका भी कि अब वो वहाँ से उठे जाए और बाहर दूसरे लड़कों के साथ कुछ देर खेल ले, मगर वो तो ऐसा खोया हुआ था जैसे कुछ सुना ही नहीं। और उसकी अम्मी उसे कुछ देर यूं ही खड़ी देखती रही और सर हिलाकर अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मशगूल हो गई। अमजद ड्राइंग रूम में ड्राइंग बनाता रहा। वो 5वीं जमात का तालिब इल्म था। राबिया उसकी इकलौती बहन थी जो 7वीं जमात में थी। उसने भी अमजद को ड्राइंग बनाते हुए देखा था। आज स्कूल की छुट्टी होने की वजह से वो अम्मी के साथ किचन में मसरूफ़ रही, लेकिन जब भी मौका मिलता वो वहाँ से चलकर ड्राइंग रूम में आती और अमजद की ड्राइंग को नज़र भर कर देखती और वहाँ से रुखसत हो जाती। 12:30 बजे के करीब उसके अब्बू लौट आए थे। अमजद को उसी जगह उसी महवियत के आलम में देखकर उन्हें हैरत भी हुई थी। उन्होंने साथ लाए ताज़ा अखबार को खोला और वहीं एक तरफ सोफे के एक कोने पर नीम दराज होकर अखबार पढ़ने लगे। यहाँ से अमजद और उसकी ड्राइंग साफ नज़र आती थी। उन्होंने देखा कि अमजद ने एक लैंडस्केप बनाया है, एक मैदानी इलाके का मंजर जिसके अक़ब में दूर तक फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला है। वो उसके तख़य्युल पर हैरान और उसकी मशाकी पर अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे। और क्यों ना होते, मोहब्बत करने वाले बाप थे। औलाद की उभरती हुई सलाहियतों और लियाकतों से किस बाप का दिल खुश नहीं होता। वो सोच रहे थे अभी अमजद की उम्र ही क्या है, लेकिन मंज़र की जुज़ियात पर कैसी अच्छी गिरफ्त है। साथ ही ब्रश चलाने में उसकी सफाई और रंगों की आमेजिश पर भी वो बहुत मसरूर थे। उन्होंने अमजद को टोकना मुनासिब नहीं समझा और बज़ाहिर अखबार पढ़ने में मसरूफ़ रहे, लेकिन हकीकतन उनकी पूरी तवज्जो अमजद की ही तरफ थी। वो ड्राइंग तकरीबन मुकम्मल कर चुका था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना ब्रश उठाता, साफ करता और फिर किसी और कलर में उसे हल्के से डुबो देता और तस्वीर के किसी और हिस्से पर उतनी ही आहिस्तगी से कोई टच दे देता था। उसने ऐसा कई बार किया था और हर मर्तबा टच देने के बाद वो अपने बनाए हुए मंजर को कभी नज़दीक से और कभी कुछ दूर से देखता था, कभी दाईं तरफ झुक जाता और देखता और कभी बाईं तरफ खूब झुक जाता और देखता था। गरज वो अपनी ड्राइंग को जाविया बदल बदल कर देख
रहा था और हर तरह से इत्मीनान कर लेना चाहता था। जब उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हो गया तो उसने बनाई हुई तस्वीर को एक मर्तबा फिर फर्श पर रख दिया। अब वो उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनाना चाहता था, इसलिए उसने रंगों का नया इम्तिजाज करना शुरू कर दिया और उन्हें मिलाकर एक नया रंग बनाने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद वो उस रंग को करीब पड़े हुए एक सादे कागज़ पर रखता, उस पर फूंकता। जब रंग कुछ खुश्क हो जाता तो उसे फिर इधर से और उधर से देखता, गरज के वो अभी तक बॉर्डर के रंग से मुतमईन नहीं हुआ था। इस दौरान राबिया कई बार वहाँ आई थी। वो अमजद के बिल्कुल करीब तक चली जाती थी। अमजद हर मर्तबा उसे टोकता कि वो कुछ दूर रहे और हर बार वो झिल्ला कर जवाब देती, तो क्या मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, बड़ा आया है ड्राइंग बनाने वाला। और कोई दिन और वक्त होता तो राबिया का जुमला किसी जंग के बिगुल से कम ना होता, मगर उस दिन अमजद उसका कोई जवाब नहीं देता और अपने काम में लगा रह जाता। अब जबकि अमजद तस्वीर के गिर्द बॉर्डर बनाने में मसरूफ़ था, राबिया फिर एक मर्तबा वहाँ आई। उसके अब्बू ने राबिया को देखा, वो फिर चलती हुई अमजद के बिल्कुल करीब तक चली गई। उसके अब्बू की नज़र उस पर ही थी। उन्होंने देखा कि चलते चलते राबिया ने अमजद के करीब रखी हुई एक फाउंटेन पेन को ऐसे ठोकर मारी कि वो सीधी जाकर रंग की पैलेट से टकराई और देखते ही देखते उसकी कटोरियों का रंग अमजद की बनाई हुई तस्वीर पर और कुछ उसके कपड़ों पर बिखर गया। इतनी मेहनत और लगन से बनाई हुई तस्वीर का यूं आनन फानन ऐसा हश्र होता हुआ देखकर वो बुरी तरह जिल्ला गया था। वो चीख मार कर अपनी आपी की तरफ झपटा। उसने एक हाथ से उसके बाल पकड़े और दूसरे हाथ का घूंसा राबिया पर पड़ने ही वाला था कि उसके अब्बू ने लपक कर उसे पकड़ लिया। अमजद की आंखों में आंसू लहराए और देखते ही देखते रुखसारों पर ढल गए। इसी लम्हा उसके अब्बू ने देखा कि राबिया की आंखों में एक लम्हा के लिए एक फातिहाना सी चमक आई और गायब हो गई। उन्होंने दोनों को अलग किया। ये जो अपने हमारे यहाँ पर वो बोला जाता है, वो जो पीठ पर के भाई बहन, जो सिबलिंग जेलसी जो होती है, मैंने उसको पेश करने की कोशिश की है। उसी लम्हा उसके अब्बू ने देखा कि राबिया की आंखों में एक लम्हा के लिए एक फातिहाना सी चमक आई और गायब हो गई। उन्होंने दोनों को अलग किया और अपने साथ लिए सोफे पर आ गए। अमजद की चीख सुनकर मम्मी भी किचन से निकलकर वहां तक दौड़ी चली आई थी। अमजद की बनाई हुई तस्वीर का हश्र देखकर उसके भी तन बदन में आग लग गई थी। इतना सुनते ही कि राबिया ने तस्वीर ख़राब की है, मम्मी ने उसे 2 तमाचे रसीद कर दिए और फिर उसे डांटते हुए बोली, बेचारा सुबह से लगा हुआ था लेकिन तुझसे देखा ना गया, बस अब ठंडा पड़ गया ना, इसीलिए तू बार बार आती थी कि कब उसका काम पूरा हो और तू उसे ख़राब करे, आखिर कर ली ना अपने मन की। अमजद के अब्बू ने उसे इशारे से चुप कराया। मम्मी भी अमजद की तरफ बढ़ी और उसके बाजू से सोफे पर बैठकर उसका सर सहलाने लगी। राबिया उसके अब्बू के दूसरी तरफ थी। अब्बू ने बारी बारी दोनों को देखा और फिर राबिया को मुखातिब करते हुए नरमी और शफकत से बोले, राबिया, तुमने जानबूझकर यह हरकत की है। तुम अमजद के ड्राइंग से जल गई थी। राबिया फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके अब्बू ने उसका रोना नज़रअंदाज कर दिया और बोलते रहे। वो बोले, बेटा, इसे ही हसद कहते हैं और हसद अच्छा नहीं होता, इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। देखो बेटा, अमजद के ड्राइंग से जलने की बजाय अगर तुम इस पर रश्क करती तो शायद आगे जाकर तुम भी कुछ न कुछ अच्छा ड्राइंग बनाने लगती। मैं जानता हूँ तुम ड्राइंग में कमज़ोर हो, मगर बेटा। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए, फिर अपना बायां हाथ उठाकर राबिया के सर पर फेरा और बोले, मगर बेटा, हमेशा याद रखना कि अगर तुम कोई चीज़ में कमज़ोर हो तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम में कोई सलाहियत नहीं है। तुम में कोई दूसरी सलाहियत ऐसी ज़रूर होगी जो दूसरों से ज़्यादा होगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि तुम में कौन सी सलाहियत है, इसे पहचानो और उस पर इतनी तवज्जो और इतनी मेहनत करो कि दूसरों से बहुत आगे जा निकलो। दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कदर करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन किसी की महारत
यह सलाहियत देखकर अगर सिर्फ तुम जलती रहोगी तो दूसरों की नज़रों से तो गिरोगे ही, एक वक्त ऐसा आएगा जब अपनी नज़र से भी गिर जाओगी और इस तरह अपने अंदर की खुदादाद सलाहियत को भी ज़ाय कर बैठोगी। वो फिर चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए। कुछ देर बाद बोले, अमजद बेटा, तुम दिल छोटा मत करो, तुम अच्छी ड्राइंग बनाते हो, कल फिर बना लेना। तुम्हारी सिर्फ ड्राइंग ख़राब हुई है, लेकिन तुम्हारी सलाहियत तुम्हारे पास है, इसे कोई नहीं छीन सकता। तुम कल इससे भी अच्छी ड्राइंग बना सकते हो और बना लोगे। वो खामोश होकर अमजद की आंखों में देखने लगे। फिर चंद लम्हे बाद मोहब्बत से उसके गालों पर थपकी देते हुए बोले, जलने वाला तुम्हारी सलाहियत से जल सकता है, लेकिन छीन नहीं सकता। तुम अपनी सलाहियत को पहचानो और उसे बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, इतना कि दूसरे तुम्हारे मुकाबले में ना रह सकें। एक वक्त आएगा कि दुनिया वाले खुद इसे मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वो ये नहीं देख सके कि राबिया की आंखों से निकलने वाले आंसुओं में नदामत के काजल भी थे, जो बहते हुए नीचे आए और उनके कमीज में जज्ब हो गए। हसद, इस उन्वान से डॉक्टर इकबाल बर्की साहब ने अपनी तख्लीक यहाँ पर पेश की। इस पर जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त है। यह सर थोड़े थोड़े भुलक्कड़ हो गए हैं और बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आया कि वर्की सर ये कहानी नसरी अदब की नशिस्त में एक मर्तबा पेश कर चुके हैं और उस पर तबसरा वगैरह भी सब हो चुका है और कहानी आज दोबारा पेश की गई है ना। हाँ, तो मैं बोला कि इनकी याददाश्त भी अब मार खाती जा रही है इलियास सर के जैसी। कहानी तो अच्छी थी और उस वक्त तो उसको सराहा भी गया था जिस वक्त पेश हुई थी, है ना। बहरहाल जिनको नहीं लगी वो तो तबसरा कर सकती है ना। बहरहाल डॉक्टर इकबाल बर्की सर ने जो कहानी यहाँ पर पेश की है, इत्तेफाक से यही कहानी जो है वो पिछली नशिस्त में, नसरी अदब के नशिस्त में जो वो पेश कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए ये ज़रूर नई कहानी हो सकती है। और हसद उन्वान से जो सबक आमोज़ कहानी डॉक्टर इकबाल बर्की साहब ने पेश की है वो यकीनन हमारे नाजरीन को पसंद आएगी। इस उम्मीद पर मैं चाहूँगा कि जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें वो ज़रूर इस कहानी पर तबसरा पेश करें। डॉक्टर इकबाल बर्की अदबी दुनिया में कोई नया नाम नहीं है। कई किताबों के वो खालिक हैं, कई किताबें उन्होंने तख्लीक की हैं। बच्चों के अदब पे काफ़ी उन्होंने जो है कहानियाँ लिख चुके हैं जो कि मंजर आम पर आई, नसरी अदब में पेश की गई, अखबारों रिसालों के अंदर जो आई और उनको जो है सराहा गया है। एक मंझे हुए जो है आप वो के राइटर हैं। तो मैं इस कहानी पर वो कि एक मतलब पेश की गई होगी, शायद मैंने नहीं सुनी थी मगर अभी सुना, बहुत अच्छा लगा। और इनका जो प्लॉट होता है वो करीब के ही किसी अपने माहौल से उठाया जाता है, कहीं क्लासरूम से, कहीं स्कूल के मैदान से, कहीं गली कूचों से, कहीं चौराहों से। तो ये जो हमारे सामने हो चुका हमको नज़र आता है कि ये ऐसा हुआ है, उसके अंदर कोई नई बात जो है ले करके ये यहाँ पर हमको जो है सुनाते हैं। तो उसका जो प्लॉट जो है और उसका जो कहानी का बुनन है पसंद किया जाता है। मैं एक बेहतरीन कहानी पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस कहानी को जो उन्होंने बच्चों की नफ्सियात को सामने रख करके उन्होंने लिखा है और बच्चों के अंदर एक छुपी हुई जो सलाहियत होती है उसको भी जो है उजागर करने की कोशिश की गई है। वो कि बहुत सारे जो है अच्छे बच्चों से, वो तो घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी क्लासरूम के अंदर भी जो है या कोई अच्छा बच्चा कुछ होता है उसके अंदर कोई जिबिल्लत होती है, अगर उसको पेश करता है, उसका इजहार करता है तो दूसरे बच्चे जो है उससे जलते हैं और उसको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही जो इसके अंदर भी पेश किया गया है। और जो हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। खुद मैं जो है इसका चीफ कंडक्टर कई मतलब रह चुका हूँ। एग्ज़ाम जो है हमारे स्कूल में लिया जाता था, रह चुका हूँ। तो अच्छे बहुत ऐसे ड्राइंग जो है बच्चे पेश करते हैं कि कोई आर्टिस्ट और जो है बड़ा वो पेश नहीं कर सकता।
और बहुत ही जो है उम्दा अंदाज में पेश करती है। उसको के जो है गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिलता है, A+ के साथ में उसको जो है कुछ अवार्ड भी मिलता है। तो वो ऐसे बच्चों को सराहा जाना चाहिए। और ऐसा ही जो है उनके वालिदैन ने किया है, बच्चे की जिबिल्लत मार न खाए। उसकी बहन के ज़रिए से जो उसको जो तकलीफ़ पहुंचाई गई, उसको उसके वालिद ने जो अच्छे तौर से कि तुम्हारी सलाहियत जो है वो फ़ना नहीं होने वाली है, तुम इसको तो बाद में भी बना सकते हो, इस तरह से उस बच्चे की हौसला अफजाई की है। इस तरह से एक बेहतरीन कहानी पेश करने के लिए मैं सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम इकबाल बरकी सर ने जो कहानी हसद पेश की, ऐसे हम लोगों को तो उनसे कोई हसद नहीं है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जब भी वो, हालांकि वो सुनी हुई है, मैं हमेशा असारा नसरी अदब की नशिस्त में रहता हूँ, लेकिन अभी मुझको ऐसा लगा कि वो नयापन से लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैं उसको सुनाऊँ। बहरहाल मैं उनको इस कहानी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लॉकडाउन के वक्त से मुझको अदारा नसरी अदब से इतनी तहरीक मिली कि मैं अपनी निज़ामत में वो आप लोगों के अल्फाज और तकरीबन 12 अफसाने में लिख चुका हूँ और तकरीबन 18 कहानियाँ मेरे पास आज भी मौजूद हैं। लेकिन मैं सर का जो मैसेज देखा वो बहुत लेट देखा, और जब घर पर मैं सोचा कि अफसाना लेके आ जाऊँ तो मालूम पड़ा अहलिया ताला लगा के मंगल करने चली गई। बहरहाल आपका नाम फिक्स, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आइंदा नशिस्त में आप मेरा नाम लिख दीजिए। और मैं दुआ गो हूँ कि अदारा नसरी अदब की जो नशिस्त है सर की रिहाइश पर हुई, उनकी अयादत भी हो गई। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमेशा इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी सर की कहानी हसद सुन करके मेरे लिए तो बिल्कुल नई कहानी थी, क्योंकि मैं उस नशिस्त में शरीक नहीं हो सका था। यकीनन ये कहानी सुन करके जो अदब अतफाल पर लिखने वाले लोग हैं वो रश्क करेंगे, जैसा कि सर ने रश्क और हसद दोनों चीज़ों को वहाँ पर पेश किया है। सर की मंजर कशी इस कहानी में इतनी लाजवाब है कि पूरी कहानी जो है वो हमारी नज़रों के सामने पूरा मंज़र जो है वो घूम जाता है। और सर की हर कहानी, जैसा कि अतीक शाबान सर ने बताया कि हमारे समाज और माशरे से सर उठाते हैं मौजू और उसका हक़ अदा कर देते हैं। इसी तरीके से एक ये डेफिनेशन है हसद की, जिसका सही तरीके से इदराक बच्चों को नहीं होता है कि हसद किसे कहा जाता है। एक हसद होता है, एक रश्क होता है, और एक चीज़ तीसरी जो है वो गिब्ता कहलाती है। ये 3 चीज़ें जो है वो है। लेकिन इसमें सर ने जो हसद को पेश किया है और फिर आखिर में जो मेन किरदार है लड़का, उसके वालिद के ज़रिए से उस हसद को एक्सप्लेन करवाया है कि ये लड़की जो है तुम्हारी बहन, वो तुम्हारी इस सलाहियत से क्या कर रही है, हसद कर रही है। उसको इस चीज़ को देख करके जलन हुई, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकी कि तुम उससे अच्छी ड्राइंग बना रहे हो। उसी हसद के जज्बे ने क्या किया कि तुम्हारी जो तख्लीक थी, तुम्हारी जो ड्राइंग थी, उसको ख़राब करने पर उसने मजबूर हो गई। वो पहले तो जब सर ने ये चीज़ पेश की कि वो लड़की छुट्टी के दिन अपनी वालदा के साथ में किचन में मसरूफ़ है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि यानी अच्छी एक उसकी लड़की, अच्छे नेचर की लड़की है, छुट्टी का दिन है तो वो अपनी वालदा का हाथ बटा रही है और फिर बार बार आके देख रही है। तो उससे भी, और ये चीज़ खुली नहीं, जो हसद वाला मामला है कि वो आ कर के देख क्यों रही है। लेकिन जब आखिर में जब वो आई और फिर जब वो बॉर्डर बना रहा था लड़का, उस वक्त तो उसने जो हरकत की, वहाँ उसका हसद जो है वो खुल करके आया सामने। यानी कि कहानी में दिलचस्पी जो है वो शुरू से आखिर तक बरकरार रही। इस पर मैं सर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। एक बेहतरीन तख्लीक पर बरकी सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन तख्लीक पेश की। मैंने भी इसको सुना नहीं था, आज पहली दफ़े मैं सुना हूँ
क्योंकि इतने दिनों से मैं खुद नशिस्त में शरीक नहीं हो सका, समझे। लेकिन आज मैंने इसको इरादा किया था कि मैं ज़रूर नशिस्त में शरीक हो जाऊंगा, समझे। और मेरी खुशकिस्मती है कि इतनी खूबसूरत तख्लीक मुझे सुनने को मिली। इसके लिए मैं बरकी सर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूँ। शुक्रिया। आखिर तक ये उकदा खुला नहीं था उसमें कि ये इस तख्लीक से मतलब क्या बरकी सर क्या समझाना चाहते हैं, ये बिल्कुल आखिर में इस बात को यानी मतलब खुला कि वो ये समझाना चाहते हैं, समझिए। शुरू से जब तख्लीक चल रही थी तो मालूम नहीं पड़ता था कि मतलब आखिर वो कहाँ जाएगी, समझिए। और ये एक कामयाब कहानी की पहचान है, समझिए। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इस तरह से अदारा नसरी अदब की यहाँ पर 2 तख्लीक़ात इस नशिस्त में यहाँ पर पेश की गई। एक नाम और था इमरान जमील सर, वो भी शायद बच्चों के अदब पर कुछ पेश करना चाहते थे, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से वो यहाँ से वापस जा चुके हैं। इसलिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आज की इस नशिस्त के खुतबा सदारत का रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।